हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंटरनेशनल रिलेशन का जो मॉड्यूल है विज़न आईएएस का वो आ चुका है। तो उसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट है इसका वो है इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशनशिप का पार्ट। ये पहला चाइना पे बेस्ड करके टॉपिक्स हैं। इसमें आपका इंडिया चाइना बॉर्डर लॉज, फिर बाकी जो इश्यूज़ हैं चाइना के वो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि चाइना का राइज़ क्यों हो रहा है। आपको पता ही होगा कि 21st सेंचुरी में जिस तरह से चाइना का इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी या पॉलिटिकल हर एंगल से एक पावर हाउस की तरह चाइना का राइज़ हुआ है। और इसके कारण जो पूरा वर्ल्ड का पावर बैलेंस है, जो बैलेंस ऑफ पावर जब आप बात करते हो, वो शिफ्ट हुआ है। अभी तक यूएसए के पास वो पूरा एक हेजमोनी था जिसको अब चैलेंज कर रहा है आपका चाइना। तो इसके अलग अलग रीज़न है या उसके डायमेंशन है जिसमें आप देख सकते हो कि चाइना का राइज कैसा हुआ है। पहला है आपका इकोनॉमिक राइज। इकोनॉमिकली देखो तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि बाय 2028 जो चाइना का जीडीपी जिस तरह से ग्रो कर रहा है वो सरपास कर जाएगा यूएस को बाय 2028। अभी ये प्रेजेंटली 17 ट्रिलियन डॉलर का के नंबर्स पे है। दूसरा कि टेक्नोलॉजिकल राइज, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया या रोबोट हो गया या स्पेस ही हो गया या ब्लॉकचेन ही हो गया, तो हर एंगल में इनफैक्ट स्टार्टअप्स में भी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चाइना का पैसा लगा हुआ है। तो आपको दिख रहा है कि हर जगह टेक्नोलॉजिकली राइज हो रहा है। कोविड के बाद सोचा गया था कि चाइना को के ग्रोथ में कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी, बट वैसा दिखता हुआ नहीं लग रहा। ठीक है। तीसरा है मिलिट्री राइज। चाइना के पास एक बहुत बड़ा मिलिट्री है, उसका एक्सपेंडिचर भी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण वो सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर हो गया है इन द वर्ल्ड। ठीक है, मिलिट्री पे। और मिलिट्री को आपको पता है वो किस तरह यूज़ कर रहा है हर तरफ, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर पे हो, साउथ चाइना सी हो, हर एंगल में। चौथा है कि जियो स्ट्रेटेजिक राइज, मतलब कि जो चाइना के जो अलग अलग वो स्कीम्स ला रहा है जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि वो वर्ल्ड ओवर और इस एशिया में तो टोटली अपना हेजमोनी डोमिनेंस और मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। पांचवा है कि राइज एज अ पॉलिटिकल पावर हाउस, मतलब कि चाइना ने सिर्फ इकोनॉमिकली जो पॉलिटिकली, इसके अलावा ठीक है पॉलिटिकली भी जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का हेजमोनी दिख रहा है। उसी तरह बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन है जैसे यूएन हो गया, यूएन की बॉडीज़ हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चाइना का वॉइस और कंट्रोल दोनों दिख रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फंड एंड पावर। नेक्स्ट है कि ओवरसीज़ इन्फ्लुएंसर। देखिए चाइना जो है सिर्फ किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि डाइवर्सिफाइड सेक्टर में उसका ग्रोथ दिख रहा है। जैसे कि आपका एनर्जी हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये सारे एरियाज़ हैं जिसमें चाइना ग्रो कर रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन का जहाँ तक बात है कि किस तरह से ये पूरे वर्ल्ड ओवर पूरे जो बैलेंस ऑफ पावर को अल्टर किस तरह करेगा। पहला तो पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है, यूएस की जो हेजमोनी है उसको जो है चाइना चैलेंज कर रहा है। अभी तक यूनिपोलरिटी देखी गई थी, अब है कि बाइपोलर या हम जो वर्ल्ड है उसको मल्टीपोलर कह सकते हैं। दूसरा है कि जब वॉर लाइक सिचुएशन, मतलब रसिया यूक्रेन वॉर जब हुआ रिसेंटली, तो उसमें देखा गया कि चाइना का जो वॉइस है वो इम्पॉर्टेंट हो गया, या चाइना का जो सोच है वो इम्पॉर्टेंट हो गया। रसिया जो अभी चाइना को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी, ड्यू टू द वॉर चाइना को इम्पोर्टेंस देने लगी। तो ये पूरा नया सिनेरियो इमर्ज होता है। तीसरा है कि यूएस चाइना राइवलरी जो है वो सिर्फ दोनों कंट्रीज़ को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि फिनंशियल मार्केट हो गया या क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन या डायलॉग्स होते हैं। नेक्स्ट है कि चाइना जो है वो एक इनेविटेबल ट्रेड पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया रिसेंटली आरसीईपी, जबकि उसका चाइना के साथ डिफरेंस है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड का मेंबर है, स्टिल इट हैज़ ज्वाइंड आरसीईपी इवन दो वहाँ पे आपका चाइना है। फिर नेक्स्ट जो इसका इम्प्लीकेशन है कि जो मिलिट्री
मिलिटराइजेशन ऑफ सी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या ओशंस देखा जा रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है आर्म्स रेस का, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज जैसे चाइना के मतलब कि होने के बावजूद जापान अभी तक बहुत पैसिफिस्ट था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ चाइना अब जापान को भी लगता है कि उसे अपने मिलिट्री पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे अपने वेपनाइजेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक क्या था कि जापान जो है वो यूएस पे डिपेंड था। उसी तरह साउथ कोरिया में भी अब देख रहे हैं ये लोग का डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू टेंस रिलेशन विद चाइना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स इनके बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो या हिस्टोरिकली आप देखो जिस तरह से इन लोग का स्ट्रेसफुल रिलेशन रहा है उसके कारण। उसके बाद जो एक ग्लोबल इम्प्लीकेशन आपको दिखेगा वो है इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ, देखिए श्रीलंका में आपको पता है कि चाइना से कितना इन्होंने डेप्ट लिया था और इसलिए आज ये लोग सफ़र कर रहे हैं। चाइना के बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव और जो चाइना का जनरल पॉलिसी रहता है वो आसानी से लोन तो दे देते हैं एट हाई रेट, ठीक है, लेकिन जब श्रीलंका जैसा हालत हो जाता है, अभी श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली सफ़र कर रहे हैं। श्रीलंका का तो हालत टोटली बुरा है। अगर इंडिया वाइज देखें तो देखिए पहले तो चाइना का राइज है और उसका इम्पैक्ट इंडियन ओशन पे भी पड़ता है। पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो आपका डिस्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि चाइना जो है उसमें अपना हेजमोनी बनाने का कोशिश कर रहा है। दूसरा है कि सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर, जिस तरह चाइना का राइज हो रहा है तो हमारे आपको पता होगा कि बॉर्डर टसल्स भी बढ़ रहे हैं। चाइना स्टेप बाय स्टेप बॉर्डर एरिया को अपने ऑक्यूपेशन में लेते जा रहा है, धीरे धीरे करके, थोड़ा ज़मीन फिर और थोड़ा ज़मीन फिर और थोड़ा ज़मीन, इस तरह करके। तीसरा कि आपको पता है कि जो एनिमी का फ्रेंड होता है वो मतलब एनिमी बिकम्स योर फ्रेंड, तो वही बात है पाकिस्तान और चाइना के केस में कि इंडिया का दोनों एनिमी है इसलिए फ्रेंड बन चुके हैं दोनों में। उसके बाद जो बाकी जो है इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए वो है कि इतने प्रॉब्लम्स, इतना बॉर्डर टसल होने के बावजूद हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हमारा इकोनॉमी बहुत सारे रॉ मटेरियल के लिए डिपेंडेंट है ऑन चाइना, वो चाहे आपका फार्मास्यूटिकल के लिए एपीआई हो या आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हो, हर एरिया में कहीं ना कहीं इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट दिख रहा है। और ये अलग ही एक डायलेमा इंडिया के लिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि एक तरफ तो आप देखो अगर जो पॉलिटिकली तो चाइना एग्रेसिव है और दूसरी तरफ चाइना को एक इंडिया का मार्केट भी चाहिए, ठीक है, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि कैसे डील किया जाए विद चाइना, ठीक है। उसके बाद जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा मैंने बताया भी था कि बाकी भी जो यूएन के इंस्टीट्यूशन है या बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़, उसमें हम चाइना का ग्रोथ देख सकते हैं, जैसे WHO, WTO, ब्रिक्स, RIC, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे एरिया। फिर चाइना की जो कैपेसिटी है वो भी देखा जा रहा है टू इन्फ्लुएंस आवर स्मॉल नेबर कंट्रीज़, जैसे कि नेपाल के केस में आप देख सकते हो कि नेपाल ने चाइना के प्रेशर में आके इंडिया पे लेपा मुद्री और जो बॉर्डर जो भी प्रॉब्लम्स के बारे में नेपाल ने जताया वो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे नेबर्स पे भी दिख रहा है और चाइना जो है वो हमारे नेबर्स को हमारे अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है। अगर वे फॉरवर्ड का बात करें तो इसमें वही है कि हमें अपने आपको सेल्फ सस्टेनिंग्स, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन चाइना उसको घटाने की ज़रूरत है ताकि और साथ में कोविड और जो न्यू इकोनॉमिक सिनेरियो है उसमें हमको वर्ल्ड ओवर दिखाना पड़ेगा कि इंडिया एज अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा है कि जो सेफगार्ड करने की ज़रूरत है सोर्स ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बाय, कैसे, तो हमें जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गए, उनके साथ कोलैबोरेट और कोऑर्डिनेट करके वो हम कर भी रहे हैं, जैसे कि आपका क्वाड हो गया, वहाँ पे हम कर रहे हैं। तीसरा है कि बैलेंसिंग पॉलिटिक्स इन एशिया। देखिए इंडिया जो है चाहता है कि जैसे वर्ल्ड
हो मल्टीपोलर और एशिया भी हो मल्टीपोलर, जबकि जो चाइना है वो चाहता है कि एशिया हो यूनिपोलर और वर्ल्ड हो मल्टीपोलर, यानी कि एशिया में उसका डोमिनेंस बना रहे। तो ये जो पूरा एक नया सिनेरियो आ रहा है जिसमें चाइना है, चाइना पे हमारा डिपेंडेंस भी है और हमारा बॉर्डर प्रॉब्लम्स भी है, हमारा टसल भी चल रहा है। तो ये इसको इंडिया को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ जो हेल्प कर सकती है वो जैसे कि मिनी लैटरल्स, मतलब कि जैसे यूएस और जापान से हमने डायलॉग किया, कोऑर्डिनेशन किया, बातें की, डिस्कस किया, जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर साथ में काम किए। तो इस तरह के मिनी लैटरल्स हमें यूज़ करना चाहिए। तो लास्टली वे फॉरवर्ड में यही है कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो चेंज ना हो। हम ज़्यादा चाइना पर ही फोकस ना करें बल्कि बाकी चीज़ों पर भी फोकस करें। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल तो हो गया आपका। नेक्स्ट है कि जो इकोनॉमी का पे एंगल से हम किस तरह डिपेंडेंट हैं चाइना पे, वो समझना पड़ेगा और किस तरह इसको हम लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट करें। इंडिया चाइना का जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड कोऑपरेटिव पार्टनरशिप दोनों के बीच में। दोनों के बीच में एक तरफ तो लगता है कि कितना अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी है चाइना पे। वो ये जो फिगर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो चाइना के साथ हमारा 77 बिलियन तक है। 70% ऑफ एपीआई जो है हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं और 80% जो सोलर पावर का कंपोनेंट है वो भी चाइना से आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम देखें कि रीज़न क्या है ऐसे डिपेंडेंसी का, तो वो तो है पहला कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है। अभी भी आत्मनिर्भर भारत का जो फॉर्मूला है वो नहीं आया है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखते हैं, जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है ओवरऑल वो भी बहुत कम है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं ग्रो करेगा तो हमारा डिपेंडेंस रहेगा। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, और इसलिए लो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीडीपी हमारी इकोनॉमी और हमारा नेशन के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है कि लिबरलाइज ट्रेड एंड एफडीआई रेजीम, जिसके कारण चाइना का बहुत सारा चाइना ने इन्वेस्ट करके रखा है इंडिया में। तीसरा है कि हाईली कॉम्पिटिटिव चाइनीज़ गुड्स, मतलब आपको पता होगा कि चाइनीज़ गुड्स कितने सस्ते में मिल जाता है और उससे कम्पीट नहीं कर पाता हमारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो ट्रेड रिमेडियल मेजर्स हैं, इन्फोर्समेंट है, वो भी कई बार चाइना पे डंपिंग का भी, प्रोडक्ट डंपिंग का भी इल्ज़ाम लगता है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि मतलब सही प्रोडक्ट ही हमारे मार्केट में घुसे और हमारे जो लोकल, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको किसी तरह का हार्म ना करे। वो ये सारे रीज़न हमारे डिपेंडेंस का अगर इम्पैक्ट देखें इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे तो वो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से पहला तो हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है चाइनीज़ से आया हुआ चीप प्रोडक्ट, जो कि क्वालिटी तो उनका नहीं होता लेकिन प्राइस कम होता है। दूसरा हमारा एमएसएमई सेक्टर भी इसके कारण बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो कम्पीट नहीं कर पाता फ्रॉम द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। कोविड के कारण ठीक है हमने रियलाइज़ किया कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो एक सेल्फ इंडिजिनस नहीं है और रेजिलियंट नहीं है। प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्री जैसे सोलर इंडस्ट्री में हमको क्लियरली चाइना का मोनोपोली दिख रहा है, जब हम 80% प्रोडक्ट जो है चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। पुअर क्वालिटी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों पे हमारे इम्पैक्ट करती है। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं चाइनीज़ इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, जैसे प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, आत्मनिर्भर भारत का एफडीआई पॉलिसी, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, बैनिंग चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स। ये सारे स्टेप्स लिए हैं चाइनीज़ के प्रोडक्ट को रोकने के लिए, चीप प्रोडक्ट्स को। चैलेंजेस क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा बॉयकॉट करें चाइना को, वो उसका एक अलग चैलेंज है। जैसे कि हम जब तक खुद को सेल्फ रेजिलिएंट नहीं बनाएंगे तो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट को रोकना अपने लिए ही हानिकारक हो जाएगा। पहला तो हमारा जो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी है, एक पॉलिसी स्टेबिलिटी है जो जिसको देख के बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है या चाइना से होने वाला इंपोर्ट है वो बहुत कम है, वो हर्ट नहीं कर सकता चाइना को। ठीक है, तीसरा है कि हमारा जो
इंडियन एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जब तक हम सेल्फ रेजिलिएंट नहीं होते तब तक हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं रोक सकते। उसी तरह हमारे कंज्यूमर्स जो है उनके पास जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास चॉइसेस की कमी हो जाएगी। जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो कम हो जाएंगे हमारे कंज्यूमर्स के पास। और जो आर्टिफिशियली रिड्यूसिंग ट्रेड डेफिसिट, कोई इसका एफिशिएंसी नहीं है जब तक कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उतना स्ट्रॉन्ग ना बनाएं। वे फॉरवर्ड में वही है कि हमें अपने ट्रेड स्ट्रेटजी को सोचने की ज़रूरत है, उसके ऊपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है और सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ में डायलॉग एंगेजमेंट की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है बिटवीन क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग सिक्योरिटी और प्राइवेसी। मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट को फ्रेंडली भी एनवायरनमेंट रखना है, साथ में सिक्योरिटी का ध्यान देना है, प्राइवेसी का ध्यान देना है, ये सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। उसके बाद फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, क्योंकि कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें फ़ंड जो है वो चाइना का लगा हुआ है, आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये स्टार्टअप जानबूझ के नहीं या अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उनकी ज़रूरत है, कहीं और से उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा तो वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पर ही उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है कि पैरा डिप्लोमेसी पे भी हम ज़्यादा उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि स्टेट लेवल पे भी जो इन्वेस्टमेंट है वो आए और स्टेट जो है उसको आउटसाइड से जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करे। तो इस तरह से हमें जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर भारत बने, ताकि हम चाइना पे किसी तरह डिपेंडेंट ना हो, उल्टे एक ग्लोबल हब बने, एक वर्ल्ड पावर बने जब हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है चाइना का लैंड बॉर्डर लॉ। आपको पता है कि चाइना ने एक लॉ लाया है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है वहाँ के एजेंसीज़ को इन चाइना, जो कि गार्ड कर सकेंगी अपनी फ्रंट, जो भी उनका फ्रंटियर्स है या बॉर्डर है। तो ये बेसिकली लॉ जो है वो डील करता है विथ द एजेंसी पावर टू डील विद द बॉर्डर या फिर जो फ्रंटियर्स है। और आपको पता ही होगा कि 14 कंट्रीज़ हैं जिससे कि चाइना का बॉर्डर है, और इस तरह का जब लॉ लाता है तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अपना हेजमोनी दिखा रहा है, वो अपना हेजमोनी इस्टेब्लिश कर रहा है ऑन द बॉर्डर एरियाज़। ये एक तरह का फॉर्मलाइजेशन है, जो भी एरियाज़ उन्होंने एक्वायर किया है अभी तक का, कि वो उनका है। इंडिया का कंसर्न यही है कि ये एक तरह का फॉर्मलाइजेशन है उन डिस्प्यूटेड रीजन का, जो कि इंडिया अभी तक मान रहा था उसका है। अब मतलब कि इंडियन टेरिटरी का एक तरह से फॉर्मलाइजेशन है टू बिकमिंग चाइनीज़ टेरिटरी। ठीक है, और साथ में ये फ्यूचर जो भी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा इस रीजन में, उसमें फिर से चाइना इस लॉ के थ्रू हिंड्रेंस क्रिएट करने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसी तरह चाइना का मैरीटाइम लॉ है, जिसमें कि है कि फॉरेन वेसल जो है, जो भी फॉरेन वेसल उसके एरिया से, उसके वाटर से क्रॉस करेगा, उसको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा टू चाइनीज़ अथॉरिटीज़। ये एक तरह से चाइना का एम है टू एस्टेब्लिश इट्स सॉवरेनिटी ओवर इट्स वाटर। साथ में आपका साउथ चाइना सी को भी कंट्रोल करना उनका टारगेट है। तो इसी लिए ये पूरा टॉपिक है आपका, एक तो न्यू मैरीटाइम लॉ और लैंड बॉर्डर लॉ। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो रहे हैं, टॉक्स भी चल रहे हैं। ठीक है, चाहे वो गलवान रिवर वैली का हो इशू, या उससे पहले जब डोकलाम का इशू हुआ था। तो जो करंट बॉर्डर है, ठीक है, उसको समझते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स है। देखिए, ये जो छोटा एरिया है, ये जो है पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर का है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करता है। ये जो एरिया है आपका, इसको एरिया जो है वो हेल्प किया गया है बाय चाइना, क्लेम्ड बाय इंडिया। मतलब कि ये जो एरिया है, ये ग्रीन वाला एरिया आपका चाइना के अंदर है, लेकिन वो क्लेम किया जाता है बाय इंडिया। ठीक है, उसी तरह ये भी आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट के दबाओ तो पूरा जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वो चाइना जो है अपना क्लेम करता है, और मैकमोहन को वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर मानता है, मतलब मैकमोहन लाइन को। तो ये जो पूरा ब्लैक वाला एरिया है, इसको अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया वो क्लेम करता है चाइना। उसके अलावा कश्मीर का जो ये एरिया है, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो ये मैप के थ्रू आपको एक आइडिया लग रहा होगा किस तरह से हमारा बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है विद चाइना। ठीक है, अब बात होती है
जो नेक्स्ट इसका है कि डिस्प्यूट बॉर्डर जो है वो पहला तो डिमार्केशन नहीं है, ठीक है। जो ब्रिटिश रीजन ब्रिटिश टाइम में जो डिवीज़न हुआ था उसी में चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहला तो इकोनॉमिक फॉल आउट, मतलब कि हमारे कई सारे सेंसिटिव इकोनॉमिक जो भी सेंसिटिव इकोनॉमिक आपका सेक्टर्स है वहाँ पे चाइनीज़ कंपनीज टोटली घुस चुकी हैं और हम इन कंपनीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। और इस हो सकता है वो इन कंपनीज़ को, चाइना इन कंपनीज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट पे यूज़ करें। अगर कोई लड़ाई हो, वार हो, तो उसमें भी इन कंपनीज़ को यूज़ करें। तो पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो क्लोज़ हैं, आपको पता है दोनों एनिमी हैं इंडिया के और दोनों इसलिए एक दूसरे के दोस्त हैं। और कई बार पाकिस्तान का जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इशू हो, उसको चाइना ने कहीं ने सपोर्ट किया है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनिंग अलायंस, मतलब कि इस तरह के जो इश्यूज होते हैं इसलिए इंडिया को ना जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो गया या यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके साथ हमेशा टाई अप करना पड़ता है और क्वाड का इसलिए हम ग्रोथ देखते हैं। फिर परसेप्शन का भी बात है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है चाइना का वो ऑलरेडी बहुत दुखी है चाइना से, हम बहुत ज़्यादा दुखी है चाइना के एक्टिविटीज़ से। कोविड से स्टार्ट हो के अभी तक जिस तरह से बॉर्डर इशूज़ पे हर तरफ हमको चाइना का एक नेगेटिव इमेज बन चुका है कि हम चाइना पे किसी तरह रिलाई नहीं कर सकते। अब बात है कि रीज़न क्या है अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट का। तो एक तो है रिसोर्सफुल स्ट्रेटेजिक सेक्शन, मतलब कि आपको पता है लद्दाख कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो चाहे रिसोर्स के एंगल से हो या जियोथर्मल एनर्जी के एंगल से हो, हर एंगल से हम लद्दाख को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगते हैं। साथ में लद्दाख के थ्रू हम जो चाइना का जिनजियांग रीजन है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि जो पावर इम्बैलेंस है विद चाइना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तीसरा है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या इंडियन ओशन का हो, इंडिया कहीं ना कहीं चाइना के कारण इन सारे रीजन में थ्रेटन फील कर रहा है। और चाइना जो है इन सारे रीजन में, चाहे वो हमारा नेबरहुड हो या इंडियन ओशन हो, उसमें हेजमोनी ग्रो करने का कोशिश कर रहा है। तो इस कारण भी इंडिया थ्रेटन फील करता है। उसके बाद है कि पावर इम्बैलेंस, ऑफ कोर्स चाइना की जो इकोनॉमी है वो 5 टाइम है इंडिया का, तो एक पावर इम्बैलेंस भी आपको देख सकते हैं। इंडिया अभी तक खुद को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखता था इन साउथ एशिया और इंडियन ओशन, और ये चाइना चैलेंज कर रहा है ये जो पूरा पोजीशन है। तो वे फॉरवर्ड में वही हुआ कि हमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की एक दूसरे के साथ, क्योंकि चाहे हम चाहें या ना चाहें कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमी और चाइनीज़ इकोनॉमी कनेक्टेड है। और साथ में हम लोग म्यूचुअली डीमिलिटराइज कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, एकोमोडेट कर सकते हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट को। जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल है जो या 3 म्यूचुअल्स है। 3 म्यूचुअल से आपका आता है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। वैसे ही 8 ब्रॉड प्रिंसिपल है आपका कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसको एडहेयर करना, रेस्पेक्ट करना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पीस और ट्रांसक्विलिटी पे ध्यान देना, हम लोग मल्टीपोलर एशिया की तरफ देखें ना कि यूनिपोलर एशिया की तरफ, फिर सेंसिटिविटी की एक दूसरे के इश्यूज़ को समझें। और जब हम दोनों राइजिंग पावर है, हम दोनों एशियन पावर है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे डिफरेंसेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करें। और दोनों एक बहुत बड़ा और पुराना सिविलाइजेशनल स्टेट है, आपको पता है हम दोनों एक बहुत पुराने सभ्यता का पार्ट है इंडिया और चाइना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ आई होप आपको इंडिया चाइना रिलेशन कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।